आज हम लोगों का देखिए पाठ जो है कक्षा 10 वालों के लिए विशेष सूचना है कि लॉकडाउन लग चुका है और इस समय लगभग अब तक क्लास जो है शुरू हो गई होती, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तक क्लास शुरू नहीं हो पाई है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी हो सके ये नोट बनाया गया है, अच्छा नोट से पूरा आप लोग जानती हैं 2019 सिलेबस चेंज हो गया है और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है और इस बार एग्जाम पेपर में भी जो भी ट्रेंड रहा वो एनसीईआरटी से ही रहा है। तो इस एनसीईआरटी को पूरा कंप्रोमाइज़ करके ये नोट बनाया गया है और नोट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो पहले सबसे पहले जो हम लोगों को आज पढ़ना है वो पढ़ना है, पहला पाठ है पाठ एक। पाठ एक जो है पाठ एक है। पाठ एक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये पाठ का नाम है। आप लोग साथ साथ में समझते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, जो भी समझ में आए। समझने के बाद जैसे आप पॉज कर लीजिए वीडियो पॉज करने के बाद नोट को बना लीजिए, नोट को लिख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नोट्स है। 100% मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। देखिए पहला लाइन पे ध्यान दीजिएगा। करा रासायनिक परिवर्तन को भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, पहले जानेंगे अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे कोई भी कंपाउंड, जैसे आप लोग नमक खाते हैं, नमक भी रिएक्शन करके ही बनता है। जैसे अगर नमक के रिएक्शन की बात करें तो Na+Cl ये रिएक्शन करता है, बनाता है NaCl। तो अगर कोई पूछेगा नमक का फार्मूला क्या होता है, तो नमक का फार्मूला होता है NaCl। NaCl इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? सोडियम थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। सोडियम क्लोराइड, सुनते जाइए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका जो होता है रासायनिक नाम होता है नमक का, और फार्मूला होता है NaCl। तो रासायनिक अभिक्रिया में जैसे Na था, Na+Cl, जब इन दोनों ने मिल करके आपस में रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, अभिक्रिया को अंग्रेजी में रिएक्शन कहते हैं। जब इन्होंने रिएक्शन किया तो इन्होंने बनाया, निर्माण किया NaCl का, नमक का निर्माण किया, नमक का निर्माण हो गया। अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है जो बनता है ये प्रोडक्ट होता है। ये क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, इसे कहते हैं उत्पाद, इसको उत्पाद कहते हैं। और इसको कहते हैं, इस वाले पार्ट को अभिकारक। इस वाले भाग को अभिकारक कहते हैं और इस वाले भाग को उत्पाद कहते हैं। तो अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल समझा जाए तो ए है, बी है, इसने मिल कर के रिएक्शन किया और बनाया AB। तो ए वाला जो है ये उत्पाद है और ये क्या है? ये अभिकारक है। तो इसमें ये उत्पाद होता है और ये अभिकारक होता है। अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, उत्पाद भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया होगी तो कम से कम 2 अभिकारक की आवश्यकता होती है और फिर इसके बाद उत्पाद 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। कौन? देखिए, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। हम लोगों ने पहले ही बात किया अभिकारक और उत्पाद। साथ साथ में नोट करते जाइएगा, जहाँ समझ में आए उसको वीडियो रोक कर ही उसके बाद समझिए। तो एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोगों ने समझा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। जैसे हमने कहा ए है और बी है, ये प्लस का निशान है, प्लस मतलब मिलना या जुड़ना, तो बनाता है AB बना रहा है। तो ये क्या है? ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। तो कोई भी रिएक्शन है इस वाले साइड को बोलते हैं
लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड मतलब दाहिना तरफ और बायां तरफ। इस वाले को बोलते हैं दाहिने तरफ और इस वाले को बोलते हैं बायां तरफ, और बायां और दाहिना। तो अभिक्रिया में दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद। वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अपक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहते हैं। कह रहा है कि वह पदार्थ जिसमें रासायनिक अपक्रिया के द्वारा कुछ परिवर्तन हो जाए, कुछ बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। जैसे ए था, ए तो कोई भी पदार्थ रहा होगा, जब इसने बी के साथ मिला तो अभिक्रिया किया, अब इसने बदल करके क्या बना दिया? ए बी। इसमें दो चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अगर हम इसको मान लीजिए पानी ले लिए और इसको चीनी ले लिए, तो पानी में हमने चीनी को मिला तो टोटल क्या बन गया? शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत। तो ये वाला जो है ये शरबत है, और ये क्या है? ये पानी और ये चीनी। तो ये क्या हो गया? अवक्रिया। नहीं, अवक्रिया में कह रहा है कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अपक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अब अगली बात क्या कहता है? अगली बात कह रहा है अभिक्रिया के दौरान बनाए गए नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। नए पदार्थ यानी जैसे ये पानी था, ये हमने पानी ले लिया, और ये बी, और ये बना क्या? शरबत। ये भी क्या था? हमारा शरबत था। तो ये जो था ये पानी था, बी चीनी था। जब पानी और चीनी को मिलाया तो हमारा क्या बन गया? शरबत। शरबत क्या है? उत्पाद है। तो यही कह रहा है इस लाइन में कि वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अपक्रिया के द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है अभिकारक कहलाते हैं। और अपक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ क्या कहते हैं? उत्पाद। नया, जैसे हमने पानी को चीनी में मिलाया तो शरबत बना, तो शरबत पानी से भी अलग है और चीनी से भी अलग है, तो ये उत्पाद बना, इसको उत्पाद कहते हैं। फिर कह रहा है शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाते हैं। जैसे कह रहा है समीकरण क्या होता है? जैसे हमने कहा a + b बनाया AB। ये एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? और भी एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल उदाहरण। तो कह रहा है कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य, यानी जैसे ए पानी था, बी चीनी था, ए बी को जब हमने मिलाया तो वो बना शरबत। तो हमने उसको तीर से, यानी एक उसको अपने भाई पढ़ना है तो एक भाषा में लिखेंगे ना, तो लिखने के लिए हमने a + b बराबर ए बी बना शरबत। ए बी क्या बना? ए बी बन गया शरबत। तो ये पानी था, ए क्या था? पानी था, और बी क्या था? चीनी। पानी और चीनी जब मिला तो बनाया शरबत। तो ये क्या हो गया? ये अभिकारक हो गए। ये अलग था, पानी की प्रकृति अलग थी, चीनी की प्रकृति अलग थी। जब इन्होंने मिल के बनाया शरबत तो उसके बीच में हमने एक मतलब दिखा दिया, तीर दिखाया। उस तीर को कहा गया, उसी तीर को देखो कह रहा कि शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अब अगली बात कह रहा है तीर का सिरा उत्पाद की ओर इंगित करता है। यानी ये जो तीर हम लोगों ने बनाया, ये किसको दिखाता है? उत्पाद को। ये किसको दिखाता है? उत्पाद को। यानी जिधर तीर होगी उधर उत्पाद होगा। अब जैसे आप लोग कहेंगे कि अब जैसे इस तरह से अगर तीर बन जाए तो उत्पाद इधर होगा, उत्पाद किधर होगा? इधर हो जाएगा, उत्पाद इधर हो जाएगा। तीर का निशान जिधर होगा उत्पाद उस तरीके से होगा। अगर तीर का निशान मान लीजिए, सामान्यतः रिएक्शन को आप लोग किताब में देखेंगे, अगर बुक में देखेंगे तो उस रिएक्शन इस तरह से होगा, मतलब कि इधर अभिकारक होगा और इधर उत्पाद होगा। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपको एग्जाम है इस तरह से तीर का निशान दे दे तो इसमें उत्पाद तब इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा, उत्पाद इधर हो जाएगा और अभिकारक इधर हो जाएगा। अभिकारक का मतलब जिन जिन चीज़ों को मिलाते हैं उसे कहते हैं अभिकारक, और उसको मिलाने के बाद जो बना वो हो गया उत्पाद। तो जब हम रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया पढ़ेंगे, उसको रासायनिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? रासायनिक भाषा में उसको अपक्रिया कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, ये होगा। फिर इसके बाद अभिकारकों के बीच
प्लस का चिन्ह होता है। जैसे अभिकारक मतलब जैसे हम लोग पानी और चीनी मिला करके शरबत बना रहे थे, तो हमने पानी को माना था ए, चीनी को माना था बी। तो पानी और चीनी को मिलाने के लिए हम जैसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए पानी है तो बी चीनी है और ये बना दिया ए बी। ये गलत है, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत हो जाएगा। ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको लिखने के लिए अगर कहेगा कि हमें कह रहा है कि अभिक्रिया में ए और बी अभिक्रिया करती हैं और ए बी बनाते हैं, तो ए बी के साथ मिल रहा है यानी जुड़ रहा है, तो क्या बना रहा है, ए बी। क्या बना रहा है, ए बी। तो अभिकारक है, ए भी अभिकारक, ए भी। तो ये जब ये दोनों मिल रही हैं तो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब फिर आता है चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर दाहिनी ओर लिखा जाता है। अभिकारक को किधर लिखा जाता है, दाहिनी ओर। कह रहा है कि अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इस प्रकार उत्पादकों के बीच भी प्लस चिन्ह लगाकर उन्हें दाहिनी ओर लिखा जाता है। यानी जो अभिकारक होंगे वो बाईं साइड यानी एल एच एस, और जो उत्पाद होगा वो होगा आर एच एस। एल एच एस मतलब होता है बाईं साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड, और आर एच एस मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो जो उत्पाद होगा वह राइट हैंड साइड होगा और जो अभिकारक होगा वो लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ होगा। अब कह रहा है कि शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाए। संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में, संक्षिप्त मतलब होता है कम शब्दों में। यानी कह रहा है कि जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया कि पानी और चीनी मिले बनाएं शरबत। हम भाई यही एग्जाम्पल बार बार शुरू से ही लेते आ रहे हैं कि पानी और चीनी मिल करके शरबत बने। तो हम यहाँ पे जल और चीनी नहीं लिखेंगे, चीनी और इस प्रकार से नहीं लिखेंगे कि ये शरबत बना रहा है, ये शरबत बना रहा है, नहीं। इसको हम फार्मूला के रूप में, रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो जल का फार्मूला क्या होता है, H2O प्लस चीनी, चीनी मतलब शुगर। तो शुगर का जो फार्मूला होता है ये होता है C12H22O11। यानी यदि चीनी का फार्मूला पूछेगा तो चीनी का जो फार्मूला होता है यह होता है C12 यानी C12H22O11, ये होता है चीनी। इसको लिख लीजिए क्योंकि अब बहुत आगे काम करेगा। चीनी का फार्मूला पूछेगा तो ये होता है चीनी का फार्मूला C12H22O11। तो यह मिलेगा, चीनी और पानी मिलकर के क्या बनाएंगे, शरबत बनाएंगे। अब इसके बाद आता है एक रासायनिक समीकरण एक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी एक रासायनिक समीकरण जो होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका चुनाव करता है। वो जो चुनाव करता है वो केवल एक रासायनिक समीकरण का चुनाव करता है। कह रहा है कि एक रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है। परमाणु की संख्या तीर के दोनों ओर समान होती है, इसका क्या मतलब, जैसे हमें जल बनाना है तो जल का फार्मूला होता है H2 प्लस, जल का फार्मूला होता है H2O, जल का फार्मूला होता है H2O, जल का फार्मूला H2O होता है। अब मान लीजिए हमें जल बनाना है, कह रहा है कि यदि जल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो H2 प्लस हाफ O2 ये मिल कर के बनाते हैं H2O। कह रहा है कि जो इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों ओर समान होते हैं। परमाणु मतलब जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु,
यदि इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। अब देखिए इधर क्या है, इधर H2 है, इधर भी H2 हो गया, इधर O2 प्लस हाफ, O2 2 है लेकिन हाफ, तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा ना। तो इधर भी एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन। लिखने का तरीका भले अलग है, जैसे हम 2 को 1 को हम 2/2 बराबर लिखेंगे तब भी 1 आएगा, या 1 भी लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो यही बात है। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 था, इधर हाइड्रोजन क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन भी इधर हाफ O2 यानी 2/2 किया, इधर बना रहा है H2O। तो ये जल का फार्मूला है, लेकिन हाइड्रोजन को मिला करके और ऑक्सीजन को मिला करके बना। तो ये कह रहा है कि इधर दोनों तरफ क्या है, उनके जो परमाणु हैं उनके समान है। फिर कह रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो असंतुलित का मतलब होता है कि जिधर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, जिधर परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। अब जैसे अमोनिया का फार्मूला होता है NH3 होता है अमोनिया। अब अमोनिया बनाना, मान लीजिए हमने N2 ले लिया और H2 ले लिया और बना हमारा NH3, अमोनिया बन गया। अब इधर देखिए N2, नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर देखिए 1 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन 3 है। तो क्या बराबर है क्या दोनों तरफ, इधर तीर के, ये जो तीर का निशान है, तीर के निशान के इस तरफ और इस तरफ क्या नाइट्रोजन बराबर है, नहीं बराबर है। हाइड्रोजन बराबर है, नहीं बराबर है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को कहते हैं ये असंतुलित रिएक्शन है। ये असंतुलित रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है, असंतुलित रिएक्शन है। इस असंतुलित रिएक्शन को कहते हैं कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुष्ट किया जाता है। यानी रासायनिक समीकरण को जो परमाणु हो उसको क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। जैसे अमोनिया था N2 प्लस H2, इधर मिल करके इधर 2 नाइट्रोजन था। अमोनिया का फार्मूला क्या था, NH3। तो इधर 2 नाइट्रोजन, तो इधर हमने 2 कर दिया। हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितना हो गया, 6, तो 3 इधर कर दिया। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन, इधर 2 नाइट्रोजन, इधर इधर इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा, N2 N नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन, कितना हो जाएगा, 6। तो ये दोनों समीकरण दोनों तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसे कहते हैं संतुलित समीकरण। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। कॉपी पेन पे कॉपी लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन की होता है और ना ही विनाश होता है। यानी द्रव्यमान का मतलब होता है जो द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, जो भार होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, या ना तो बनाया जाता है, और ना विनाश होता है, ना तो उसको नष्ट किया जाता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे जरूर याद कर लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। अब अगला पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी हमने जितना उत्पाद लिया, यानी जितना पानी लिया, जितना चीनी लिया, उसको यदि हम शरबत बनाते हैं तो उतना ही शरबत बनेगा। यानी यदि हमने 1 लीटर पानी में, यदि हम लोगों ने 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में पानी लिया और 200 ग्राम चीनी लिया, 200 ग्राम क्या लिया, चीनी लिया, और यदि दोनों को मिला करके हम शरबत बनाते तो इनका टोटल कितना हो जाएगा। यदि एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, या 1 लीटर पानी और इसका दोनों को सम करेंगे तो मतलब इनका जो भार होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी भी रासायनिक क्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है।
तो बराबर होता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि रासायनिक, ये वाली पॉइंट की रासायनिक अपक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर इसके बाद है रासायनिक अपक्रिया के बाद और रासायनिक अपक्रिया के पहले प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। कहा कि रासायनिक अपक्रिया के बाद और रासायनिक अपक्रिया से पहले प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहती है। ये वाली पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि रासायनिक अपक्रिया से पहले और रासायनिक अपक्रिया के बाद तत्वों के परमाणु की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अब आता है कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड या इंस्पेक्टिव मेथड के उपयोग से संतुलित किया जाता है। हीट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है कि हीट और ट्रायल मेथड का उपयोग करके इसको क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो ये कंकाली रिएक्शन को पूछेगा, कंकाली समीकरण को तो कैसे संतुष्ट किया जाता है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कंकाली समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड या इंस्पेक्टिंग मेथड से उपयोग से संतुलित किया जाता है। आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। तो पूछेगा कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार क्या क्या हैं, तो रासायनिक अपक्रिया का प्रकार पूछेगा तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को हम बताएंगे कि संयोजन मतलब होता है जुड़ने वाली अपक्रिया, वियोजन मतलब होता है टूटना, विस्थापन मतलब एक दूसरे के प्रति विस्थापित होना, द्विविस्थापित अपक्रिया और उपचयन और अपचयन, ये सभी रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को जरूर याद कर लीजिएगा। कौन कौन से, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया और उपचयन, ये सभी किसके प्रकार हैं, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हैं। अब आता है संरक्षण और विकृत गंधिता अपचयन अपक्रिया के प्रभाव के कारण है। अपचयन पूछेगा कि अपचयन अपक्रिया पर कौन कौन प्रभाव डालते हैं, तो अपचयन अपक्रिया पर जो प्रभाव डालता है वह डालता संरक्षण और विकृत गंधिका अपचयन अपक्रिया के प्रभाव के कारण होते हैं। तो अपचयन अपक्रिया के प्रभाव के कारण कौन होते हैं, संरक्षण और विकृत। फिर इसके बाद आता है कि एक संपूर्ण रासायनिक अपक्रिया अभिकारक उत्पाद और उनके भौतिक दशाओं को संकेतों में दर्शाता है। यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती है वह अपक्रिया क्या क्या दर्शाता है, एक संपूर्ण रासायनिक अपक्रिया उत्पाद और उनके भौतिक मतलब कि इस संसार में यानी इस ब्रह्मांड में उनके साथ क्या घटित हुआ है, उन संकेतों को क्या करता है, दर्शाता है। फिर कह रहा संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी संयोजन अपक्रिया क्या होती है, संयोजन अपक्रिया में दो चीज़ों को लेते हैं और बनता है एक चीज़। जैसे पानी है, चीनी को मिलाया तो बना केवल शरबत। लिए कितने चीज़ थे, दो चीज़ थे, लिए दो चीज़ थे, पानी लिए थे और चीनी लिए थे। पानी और चीनी को हमने मिलाया, क्या बना, शरबत बना, एक चीज़ शरबत, और लिए दो चीज़ थे, पानी और चीनी। तो पानी और चीनी को मिलाने के बाद क्या बना, शरबत। तो कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना। तो संयोजन अपक्रिया के लिए कह रहा है कि जो संयोजन अपक्रिया होती है, संयोजन अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है कि जिस अपक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है वह उष्माशोषी अपक्रिया होती है। यानी उष्मा को ग्रहण करती है। उष्मा को ग्रहण कौन अपक्रिया करती है, इस पॉइंट में बता रहा है। देखिए इस पॉइंट में कह रहा है कि जिस अपक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, उष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। फिर आता है अवक्षेपण अपक्रियाएँ। अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण अपक्रिया यानी अघुलनशील लवणों का उत्पाद। अघुलनशील लवणों का जो उत्पाद होता है, अघुलनशील लवणों का उत्पाद कौन सा अपक्रिया होती है, अवक्षेपण अपक्रियाएँ होती है। और द्विविस्थापन अपक्रिया के बारे में बता रहा है। हम लोगों ने अभी अपक्रिया के प्रकार पढ़ा था ना, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो और संयोजन पर लिया कि जब दो या दो से अधिक चीज़ें एक साथ मिलती है तो संयोजन अपक्रिया का प्रकार होता है। और फिर इसके बाद जब अघुलनशील लवण का उत्पाद बनता है तो अवक्षेपण अपक्रिया होती है। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया में दो विभिन्न अणु या अणुओं के समूह के बीच
बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विभिन्न अणुओं या अणुओं के समूह के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन का मतलब जैसे आयन की बात करें तो जैसे नमक है तो नमक बनता है Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये बनाता है NaCl, NaCl बनाते हैं। NaCl में इसमें आयन A प्लस और A माइनस, A प्लस और माइनस जो दोनों हैं, प्लस और माइनस दोनों मिलकर के बनाते हैं NaCl यानी नमक। तो इसमें क्या हो रहा है, आयन का आदान प्रदान हो रहा है। तो कह रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो विभिन्न अणु या अणुओं के समूह के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अब अगली बात आती है, अभिक्रियाओं में पदार्थ से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। यानी कई अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है या ऑक्सीजन को अलग भी किया जाता है। तो कह रहा है कि अभिक्रियाओं में कई अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को क्या किया। अब कई अभिक्रियाओं में पदार्थ में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ह्रास मतलब कमी होता है, योग मतलब जुड़ना। तो कई अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जब जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, और जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका क्या होता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन का योग अथवा ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का योग ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास। यानी ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर इसके बाद कह रहा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा हाइड्रोजन का योग। ऑक्सीजन का ह्रास यानी जब ऑक्सीजन जुड़ता था किसी अभिक्रिया में तब ऑक्सीकरण होता था। जब ऑक्सीजन जुड़ता था किसी अभिक्रिया में तब ऑक्सीकरण होता था। इस कह रहा है जो विस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएँ होती हैं कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया जो होती हैं, विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन, जिंक और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन, जिंक और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे आयरन, जिंक और कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। यानी जो जिंक होता है, आयरन होता है, जिंक और कॉपर से अधिक अभिक्रिया करता है। कह रहा द्विविस्थापन अभिक्रिया को आयनों का आदान प्रदान होता है। हमारे भोजन में ऑक्सीजन के वृद्धि से भोजन का अपचयन तेज़ी से होता है। यानी जो भी हम खाना खाते हैं, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उससे क्या होता है, तेज़ी से वृद्धि होती है, और उससे क्या होता है, तेज़ी से वृद्धि होने से अपचयन होता है। और फिर इसके बाद जिससे हम विकृत गंधित हो जाता है और विकृत गंधित पदार्थों का स्वाद बदल जाता। ठीक है। और इसी के बाद